हम जिंदगी में बहुत से सपने देखते हैं, बहुत से लक्ष्य बनाते हैं, लेकिन क्या सभी सपने, सभी लक्ष्य पूरे हो जाते हैं? नहीं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि किसी के भी सपने या किसी के भी लक्ष्य पूरे नहीं होते। अगर किसी ने एक बार अपने किसी सपने या किसी लक्ष्य को पूरा करने का दृढ़ निश्चय कर लिया, तो उसे दुनिया की कोई चीज नहीं रोक सकती। असंभव और संभव के बीच का अंतर किसी व्यक्ति विशेष के दृढ़ संकल्प पर निर्भर करता है। इसीलिए दृढ़ संकल्प के साथ अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते रहें। सुप्रभात, मैं हूं आपके साथ शालिनी खंडेलवाल। सबसे पहले नजर खास गतिविधियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ द्विपक्षीय बैठक आज। दोनों रणनीतिक साझेदारी परिषद की पहली नेताओं की बैठक की करेंगे सह अध्यक्षता। 18वां G20 शिखर सम्मेलन नई दिल्ली के भारत मंडपम में हुआ सफलतापूर्वक संपन्न। समापन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा को औपचारिक रूप से सौंपी G20 की अध्यक्षता। प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विस्तार, वैश्विक संस्थाओं में सुधार की जोरदार पैरवी। कहा, दुनिया की नई वास्तविकताएं नई वैश्विक संरचना में हो प्रतिबिंबित। प्रधानमंत्री का G20 शिखर सम्मेलन में लिए गए फैसलों पर प्रगति की समीक्षा के लिए नवंबर के अंत में एक वर्चुअल सत्र के आयोजन का भी प्रस्ताव। G20 में अफ्रीकी संघ का शामिल होना और नई दिल्ली घोषणा की स्वीकृति भारत के लिए बड़ी उपलब्धि। प्रधानमंत्री ने सिंगापुर, बांग्लादेश, इटली, अमेरिका, ब्राजील, अर्जेंटीना, मॉरिशस और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के साथ वैश्विक जैव ईंधन संगठन की भी की शुरुआत। भारत मध्य पूर्व यूरोप महाआर्थिक गलियारा समझौते की भी की घोषणा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की G20 शिखर सम्मेलन के तीसरे सत्र वन फ्यूचर की अध्यक्षता। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति और ब्राजील के राष्ट्रपति ने G20 शिखर सम्मेलन के तीसरे सत्र से पहले प्रधानमंत्री को भेंट किए पौधे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नई दिल्ली G20 शिखर सम्मेलन को बताया ऐतिहासिक। सभी सदस्य देशों के बीच विभिन्न मसलों पर बनी आम राय को बताया निर्णायक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा में अतिवादी तत्वों की भारत विरोधी गतिविधियों पर प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो से जताई गंभीर चिंता। जस्टिन ट्रूडो ने कहा, कनाडा शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन की स्वतंत्रता की रक्षा करेगा, लेकिन नफरत को पीछे धकेलने के लिए हमेशा तैयार। विश्व नेताओं ने राजघाट पर महात्मा गांधी को अर्पित की श्रद्धांजलि। शांति दीवार पर किए हस्ताक्षर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विविधतापूर्ण राष्ट्रों में महात्मा गांधी के अटूट आदर्श सौहार्दपूर्ण, समावेशी और समृद्ध वैश्विक भविष्य के लिए हमारे सामूहिक विजन के मार्गदर्शक। भारत मंडपम में कोणार्क चक्र और नालंदा विश्वविद्यालय के प्रतीक बने G20 सदस्य देशों के लिए आकर्षण। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताई दोनों की प्राचीन महत्ता। और एशिया कप सुपर 4 का बारिश से बाधित भारत पाकिस्तान मैच आज रिजर्व डे पर किया जाएगा। टॉस हारकर बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित भारत ने रोहित और गिल के अर्धशतकों की बदौलत 24 ओवर 1 बॉल में 2 विकेट के नुकसान पर बनाए 147 रन। सुप्रभात में अब बात विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सऊदी अरब साम्राज्य के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। दोनों नेता रणनीतिक साझेदारी परिषद के नेताओं की पहली बैठक की सह अध्यक्षता भी करेंगे। वे रणनीतिक साझेदारी परिषद की 2 मंत्रिस्तरीय समितियों के तहत हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे। ये दोनों समिति हैं राजनीतिक, सुरक्षा, सामाजिक और सांस्कृतिक सहयोग पर समिति और अर्थव्यवस्था और निवेश सहयोग समिति। दोनों नेता आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सुबह करीब 11 बजे हैदराबाद में होने वाली इस बैठक से पहले सुबह 10 बजे राष्ट्रपति भवन में सऊदी अरब साम्राज्य के क्राउन प्रिंस का औपचारिक स्वागत किया जाएगा।
आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस 9 से 11 सितंबर तक भारत की यात्रा पर हैं। इससे पहले उन्होंने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने 9 से 11 सितंबर तक भारत की यात्रा की थी और ये उनकी दूसरी यात्रा है। भारत ने नई दिल्ली में आयोजित समूह के वार्षिक शिखर सम्मेलन के समापन समारोह में औपचारिक रूप से ब्राजील को G20 की अध्यक्षता सौंपी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा को राष्ट्रपति पद की औपचारिक जिम्मेदारी सौंपकर परिवर्तन पूरा किया। प्रधानमंत्री ने ट्रोइका भावना में विश्वास व्यक्त किया। उन्होंने आगे उल्लेख किया कि भारत के पास अभी भी अगले 2.5 महीने के लिए अध्यक्ष का पद है और आगे के विकास का विश्लेषण करने के लिए नवंबर के अंत में एक आभासी शिखर सम्मेलन का प्रस्ताव रखा। आइए सुनते हैं नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के समापन पर प्रधानमंत्री ने क्या कहा। ब्राजील को हम पूरा सहयोग देंगे और हमें विश्वास है कि उनके नेतृत्व में G20 हमारे साझा लक्ष्यों को और आगे बढ़ाएगा। मैं ब्राजील के राष्ट्रपति और मेरे मित्र लुला डी सिल्वा को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और मैं उनको प्रेसिडेंसी का गेवल सौंपता हूं। Your Highnesses, Excellencies, जैसा आप सब जानते हैं, भारत के पास नवंबर तक G20 प्रेसिडेंसी की भी जिम्मेदारी है। अभी 2.5 महीने बाकी हैं। इन 2 दिनों में आप सभी ने अनेक बातें यहां रखी हैं, सुझाव दिए हैं, बहुत सारे प्रस्ताव रखे हैं। हमारी ये जिम्मेदारी है कि जो सुझाव आए हैं उनको भी एक बार में गति कैसे लाई जा सकती है। मेरा प्रस्ताव है कि हम नवंबर के अंत में G20 का एक वर्चुअल सेशन और रखें। उस सेशन में हम इस समिट के दौरान तय विषयों की समीक्षा कर सकते हैं। इन सब की डिटेल्स हमारी टीम आप सभी के साथ शेयर करेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब इससे जुड़ेंगे। योर हाइनेसेस, एक्सेलेंसीज, इसी के साथ मैं G20 समिट के समापन की घोषणा करता हूं। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर का रोड मैप सुखद हो। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य, यानी संपूर्ण विश्व में आशा और शांति का संचार हो। 140 करोड़ भारतीयों की इसी मंगल कामना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन के इतर फ्रांस, जर्मनी, तुर्की, कनाडा, दक्षिण कोरिया के राष्ट्र प्रमुखों और अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ पिछले साल जून में हुई मुलाकात के बाद दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों की प्रगति की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय घटनाक्रमों पर विचार विमर्श किया। एक संयुक्त बयान के अनुसार भारत और फ्रांस में बुनियादी ढांचा, कनेक्टिविटी, ऊर्जा, जैव विविधता और औद्योगिक परियोजनाओं समेत भारत प्रशांत क्षेत्र और अफ्रीका में आपसी भागीदारी पर चर्चा जारी रखने का फैसला किया। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने राष्ट्रीय राजधानी में अंतर्राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में संवाददाताओं से कहा कि G20 सम्मेलन ने दुनिया भर में एकता का संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि भारत और फ्रांस अपना रक्षा सहयोग और मजबूत करेंगे।
उन्होंने कहा कि भारत और फ्रांस विश्व की मौजूदा स्थिति को परिलक्षित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में सुधार पर एक दूसरे को सहयोग देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुर्की के राष्ट्रपति रीसेप तय्यिप एर्दोगन के साथ भी बैठक की। तुर्की के राष्ट्रपति ने कहा कि भारत ने एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के विचार पर सफलतापूर्वक G20 का संचालन किया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विस्तार पर उन्होंने कहा कि प्रत्येक सदस्य देश को इसका सदस्य बनने का अवसर मिलना चाहिए। उन्होंने सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी उम्मीदवारी का समर्थन किया। कोमोरोस और अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष अजाली असोमानी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अफ्रीकी संघ को G20 का स्थायी सदस्य बनाने के लिए धन्यवाद दिया। दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश और नौवहन जैसे क्षेत्रों में भारत और कोमोरोस के संबंधों को आगे बढ़ाने पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों नेताओं ने विभिन्न क्षेत्रों में भारत और कनाडा के सहयोग पर विस्तृत चर्चा की। बाद में कनाडा के प्रधानमंत्री ने संवाददाताओं से कहा कि भारत दुनिया में महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था है और कनाडा का बड़ा भागीदार है। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज के साथ द्विपक्षीय वार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए उनका आभार व्यक्त किया। शोल्ज ने कहा कि भारत और जर्मनी स्वच्छ ऊर्जा, नवाचार और पृथ्वी को बेहतर ग्रह बनाने के लिए मिलकर काम करना जारी रख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सूक येओल के साथ भी बैठक की। इस दौरान रविवार को G20 शिखर सम्मेलन के पहले दिन 3 द्विपक्षीय बैठकें हुईं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 देशों ब्रिटेन, जापान और इटली के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। प्रधानमंत्री ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के साथ ही द्विपक्षीय वार्ता की। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय बैठक की, जिसमें दोनों देशों के बीच आपसी संबंधों को मजबूत करने को लेकर सार्थक चर्चा हुई। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन के लिए भारत और दूरदर्शी नेतृत्व को बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने G20 नई दिल्ली लीडर्स घोषणा पत्र पर विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि इससे वैश्विक सहयोग की रूपरेखा तय होगी। सम्मेलन को ऐतिहासिक बताते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि समस्त मानवता के समक्ष साझा समस्याओं के समाधान की तत्काल आवश्यकताओं के बारे में विश्व नेताओं के बीच आम राय बनाने के लिए इस सम्मेलन को याद किया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने रविवार को G20 शिखर सम्मेलन की सफलता पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। उन्होंने कहा कि हमारे G20 अध्यक्ष पद की ऐतिहासिक सफलता पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मेरी हार्दिक बधाई। ये भारत के वैश्विक नेतृत्व और वैश्विक समुदाय द्वारा एक दुनिया, एक परिवार और एक भविष्य के प्रति प्रतिबद्धता की गवाही देता है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में समावेशी विकास की मजबूत नींव के साथ शिखर सम्मेलन बेहद सफल रहा। G20 शिखर सम्मेलन से इतर भारत ने विश्व स्तर पर एक नई पहल का ऐलान किया है। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस के नाम से दुनिया के लिए एक नया मंच बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नांडीज और इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की उपस्थिति में ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस का शुभारंभ किया। इसमें भारत समेत 9 संस्थापक देश हैं, जबकि कनाडा और सिंगापुर को पर्यवेक्षक देश बनाया गया है।
ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस बनाने का उद्देश्य टिकाऊ बायोफ्यूल का इस्तेमाल बढ़ाना है। साथ ही इसका मकसद बायोफ्यूल मार्केट को मजबूत करना, ग्लोबल बायोफ्यूल कारोबार को सुविधाजनक बनाना, तकनीकी सहायता प्रदान करने पर जोर देना और G20 की बैठक में प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि समय की मांग है कि सभी देश फ्यूल ब्लेंडिंग के क्षेत्र में साथ मिलकर काम करें। Adoption of internationally recognized standards and sustainability requirements, help in reduction in global transportation emissions, increase access to clean cooking fuel, increase farmers' income, and expand biofuels adoption. The Global Biofuels Alliance. आइए देखते हैं G20 के चीफ कोऑर्डिनेटर हर्षवर्धन श्रृंगला के साथ हमारे संवाददाता मनोज वर्मा की विशेष बातचीत। G20 के चीफ कोऑर्डिनेटर हर्षवर्धन जी हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। हर्षवर्धन जी, अगर G20 की सफलता की बात की जाए, दिल्ली डिक्लेरेशन को लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है और भारत ने एक सहमति के साथ सारे देशों को तय करके, क्या संदेश है, क्या मायने हैं इस G20 जो दिल्ली में हुई? तो आपने देखा कल G20 न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन कंसेंसस से अडॉप्ट हुआ और सभी G20 मेंबर्स जितने भी लीडर्स हैं उनकी मतलब सहयोग और समर्थन से ही हुआ ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है, क्योंकि भारत के अध्यक्षता में ये डिक्लेरेशन एक तो आप कह सकते हैं कि ऐसे मल्टीलैटरल प्रोसेस में डिक्लेरेशन काफ़ी देर से होता है, मतलब फाइनल डे के लास्ट मिनट पे होता है क्योंकि नेगोशिएशन चलते रहते हैं। सेकंड, आज के विवाद के समय पर ऐसे डिक्लेरेशन अटेन करना मतलब बहुत ही मुश्किल है। पर पहला दिन में आपने देखा कि प्रधानमंत्री साहब ने अनाउंस कर दिया था कि आपस में हमारे G20 के मेंबर्स सदस्यों के आपस में सहमति हो गई है और एक न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन का अडॉप्शन भी हो गया। तो ये सभी के लिए काफ़ी मतलब एक सरप्राइज़ का फैक्टर था कि ऐसा महत्वपूर्ण डिक्लेरेशन जिसमें इतने सारे इनिशिएटिव्स हैं, इतने सारे ग्लोबल चैलेंजेस के जो चुनौतियां हैं ग्लोबल लेवल पे, इनके मतलब सॉल्यूशंस भी हैं इसमें। तो पहला दिन में सबके मतलब सबका समर्थन लेके ऐसा डिक्लेरेशन अचीव करना काफ़ी मतलब आप कह सकते हैं एक बहुत ही बड़ा अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे अचीवमेंट है। जी, अफ्रीकन यूनियन का मुद्दा एक बहुत बड़ा हुआ जो भारत की पहल पर सहमति बनी, G20 में शामिल किया गया। इस पहल को आप कैसे देखते हैं और भारत की भूमिका इस संदर्भ में कैसे देख रहे हैं आप? तो हम तो कह रहे हैं कि हमारे जो रिश्ते हैं अफ्रीका के साथ वो तो सैकड़ों साल पुराने हैं और हाल में इंडिया अफ्रीका फोरम समिट हुई थी 2015 में, और आज के जो रिश्ते हैं अफ्रीका से वो हमारे मतलब क्लोज फ्रेंडशिप और कोऑपरेशन के एक सिंबल है। और हमारा पोजीशन यही रहा कि आज के जो इंटरनेशनल गवर्नेंस इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे UN है, मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स हैं, इनमें 21st सेंचुरीज़ की जो रियलिटीज़ हैं, आज के जो रियलिटीज़ हैं वो रिफ्लेक्ट होने चाहिए इनके जो रिप्रेजेंटेशन में, इनके सदस्यों में। तो जब हमने अफ्रीकन यूनियन को प्रपोज किया कि अफ्रीकन यूनियन एक G20 के परमानेंट सदस्य बनना चाहिए, तो हमारा पोजीशन यही पोजीशन का मतलब कंटिन्यूएशन है। और हम आज कह सकते हैं कि हमारा जो कमिटमेंट था कि डेवलपिंग कंट्रीज़ ग्लोबल साउथ का रिप्रेजेंटेशन बढ़ाया जाए इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में, और अफ्रीकन यूनियन को आज G20 के परमानेंट सदस्य बनाया गया है भारत के अध्यक्षता में। तो ये हमारे लिए और प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट कह सकते हैं, सफलता कह सकते हैं। सर, एक आखिरी सवाल और, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने स्वयं भारतीयता का संदेश दिया, भारतीय संस्कृति का संदेश दिया, इस G20 के जरिए डिजिटल टेक्नोलॉजी का संदेश दिया गया, भारत लोकतंत्र की जननी है, ये संदेश भी गया पूरी दुनिया में। इन पहलुओं को आप कैसे देखते हैं? शुरू से ही ये प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन था कि भारत का विभिन्नता और सांस्कृतिक विभिन्नता और विरासत, हमारे जो टूरिज़्म पोटेंशियल है वो दुनिया को दिखाया जाए G20 के माध्यम के थ्रू। और 220 मीटिंग जो हमने किए हैं हमारे देश के 60 शहरों में, इसमें 330
कल्चरल इवेंट्स हुए हैं, 18,000 हमारे कलाकार इसमें डायरेक्ट पार्टिसिपेशन किया है इन्होंने। और आज अगर आप देखें तो टेक्नोलॉजी का शोकेस इस समिट में एक इतनी अच्छी तरह प्रदर्शन हुई है। आप आरबीआई के इनोवेशन हब देखें तो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, फ्रिक्शनलेस क्रेडिट, आप डिजिटल इंडिया के एक्सपीरियंस जोन पे जाएं तो आप इंडिया स्टैक जितने भी जनधन, आधार, यूपीआई, ई संजीवनी, सभी हमारे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रदर्शन है। हमारे मोबाइल वॉलेट का भी एक प्रदर्शन है, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को दिखाया गया है। तो हाई टेक्नोलॉजी, कल्चर, ये हमारे शोकेस जो हैं भारत के, वो अच्छी तरह मतलब ये इस बहुत ही प्रभावी ग्रुप में प्रदर्शन किया, हमने ग्लोबल लेवल पर प्रदर्शन किया। हर्षवर्धन जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। G20 सम्मेलन में दुनिया के अलग अलग देशों से आए अतिथि जब प्रधानमंत्री से मिल रहे थे तो दुनिया को भारत के कई ओझल तथ्यों का परिचय मिल रहा था। उनमें से एक था रथ चक्र। चक्र की पृष्ठभूमि से भारत के विकसित विज्ञान का संदेश संसार को मिल रहा था। आइए देखते हैं क्या है वो चक्र और क्या है उसकी विशेषताएं। G20 एक ऐसा मौका जिसने भारत के प्राचीन गौरव को दुनिया के सामने रखने का काम किया है। सभा मंडपम के रूप में सभा स्थल हो, परिसर में रखा महाकाय शंख हो या फिर मंडपम के ठीक आगे भगवान शिव के नटराज रूप की विशाल प्रतिमा। सभी में भारत की मनोरम छवि प्रतिबिंबित होती दिखती है। G20 सम्मेलन के पहले दिन जब देश के प्रधानमंत्री ने दुनिया के राष्ट्राध्यक्षों का स्वयं खड़े होकर स्वागत किया तो एक बार फिर भारत का इतिहास, देश की महान संस्कृति, अद्भुत कला शिल्प, सब कुछ दुनिया के सामने था। अमेरिका, जर्मनी, जापान, इंडोनेशिया, एक एक करके दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों के प्रमुख आते गए और देश के प्रधानमंत्री से मिलते हुए इतिहास के स्वर्णिम क्षणों के गवाह बनते गए। ये सब कुछ जिस एक प्रतीक के रूप में सामने था, उसके विषय में थोड़ा जानना रोचक होगा। हम बात कर रहे हैं उस पृष्ठभूमि की जिसके सामने खड़े होकर प्रधानमंत्री सभी विशिष्ट गणमान्य अतिथियों का स्वागत कर रहे थे। इसे G20 सम्मेलन का सबसे सुंदर चित्र कह सकते हैं। कोणार्क के सूर्य मंदिर स्थित चक्र का प्रतिरूप, ऐतिहासिक अवसर का साक्षी। इसे धर्म चक्र के रूप में भी जानते हैं, सूर्य चक्र के रूप में भी। सनातन की मान्यता है कि समय परिवर्तनशील है और सतत गतिशील भी। ये चक्र भारत की वैज्ञानिक विरासत को दर्शाता है। ये चक्र भारत के विकसित खगोल शास्त्र के अध्ययन को दर्शाता है। ये चक्र भारत की विकसित काल गणना और पंचांग को दर्शाता है। विकसित भारत का प्रतीक है ये चक्र, जहां विश्व के अलग अलग देशों से आए लोग प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं। इसे धर्म चक्र कहें या काल चक्र, इसका संकेत स्पष्ट है कि संसार में सबसे महत्वपूर्ण कुछ है तो काल है। कोणार्क का सूर्य मंदिर पूर्वी ओडिशा के पवित्र शहर पुरी के पास स्थित है। आज से लगभग 750 वर्ष पूर्व 13वीं शताब्दी में बने इस मंदिर को एक विशाल रथ के आकार में बनाया गया है। ये आदिदेव सूर्य को समर्पित है। ये चक्र अनुग्रह, प्रसन्नता और जीवन की लय को दर्शाता है। यूनेस्को ने इस मंदिर को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। कोणार्क सूर्य मंदिर के दोनों ओर 12 पहियों की 2 पंक्तियां हैं, यानी कुल 24 पहिए। इन 24 पहियों को दिन के 24 घंटों का प्रतीक माना जाता है। मंदिर में 12-12 अश्वों की 2 पंक्तियां भी हैं, जो 12 महीने की प्रतीक हैं। मंदिर में 12 राशियों के प्रतीक के रूप में आधारभूत 12 महाचक्र हैं। सूर्य के 7 अश्वों के परिचायक के रूप में यहाँ भी 7 विशाल घोड़ों की मूर्तियां हैं।
सूर्य के 7 घोड़े उनकी किरणों के 7 रंगों के प्रतीक हैं। इन तथ्यों से गुजरते हुए कह सकते हैं कि एक बार फिर भारत इस काल चक्र की धुरी बना है। ये समय विश्व की सबसे प्राचीन संस्कृति के फिर से उदय का है। ये समय भारत का है। फिलहाल समय एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए सुप्रभात के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है सुप्रभात में। G20 शिखर सम्मेलन में जहां दुनिया के ताकतवर देशों के प्रमुख भारत के राष्ट्रपति से मिल रहे थे, उस समय इसकी पृष्ठभूमि थी नालंदा विश्वविद्यालय का खंडहर। ये महज खंडहर मात्र नहीं है, बल्कि इस दुनिया को ज्ञान देने वाला एक आवासीय विश्वविद्यालय था। दुनिया ने देखा कि हजारों साल पहले भारत ने ही शिक्षा और ज्ञान का रास्ता सबको दिखाया था, और ये खंडहर ये भी दिखा रहा है कि आतंकवाद मानवता के लिए खतरनाक भी है। पेश है एक रिपोर्ट। दुनिया का भविष्य तय करने के लिए विश्व के राष्ट्राध्यक्ष सबसे प्राचीन देश की राजधानी दिल्ली में मिले। ये बात सभी जानते हैं कि इतिहास के बिना भविष्य का निर्माण संभव नहीं हो सकता। जब देवतुल्य अतिथियों से भारत के राष्ट्रपति का परिचय प्रधानमंत्री करा रहे थे, उस क्षण की पृष्ठभूमि थी नालंदा विश्वविद्यालय।
G20 सम्मेलन के लिए बने सभा स्थल, सभा मंडपम, वहां स्थापित महाकाय शंख और सामने भगवान शिव के नटराज रूप की विशाल प्रतिमा आगंतुकों को ही नहीं पूरी दुनिया को संदेश दे रही है। राष्ट्रपति से मिलने वाले हर अतिथि जब पृष्ठभूमि की ओर देख रहे थे तो उनके अंतर मन में इतनी सी बात अवश्य उठ रही होगी कि इस स्थान पर कभी उनके पूर्वज अध्ययन के लिए आया करते होंगे। इतिहास के उस कालखंड में तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला जैसे कई विश्वविद्यालय भारत में हुआ करते थे जब दुनिया शिक्षा की रोशनी से कोसों दूर थी। वर्तमान बिहार राज्य की राजधानी पटना के पास है नालंदा। 6ठी शताब्दी में चीनी यात्री ह्वेनसांग लंबी यात्रा करते हुए नालंदा पहुंचे थे। खुदाई में इस प्राचीन विश्वविद्यालय के अवशेष 14 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले हुए मिले हैं। यहाँ छात्रों की संख्या लगभग 10,000 और अध्यापकों की संख्या लगभग 2,000 हुआ करती थी। इस विश्वविद्यालय परिसर में 7 बड़े कक्ष और 300 अन्य कमरे थे जहाँ व्याख्यान हुआ करते थे। यहाँ का पुस्तकालय 9 मंजिल का था जिसमें 3 लाख से ज्यादा पुस्तकों का अनुपम संग्रह था। छात्रों के लिए शिक्षा, भोजन, वस्त्र, औषधि और उपचार सभी निशुल्क हुआ करते थे। नालंदा भारत के उत्कर्ष की कहानी कहता है, चाणक्य और चंद्रगुप्त की गाथाओं का वर्णन करता है, संसार में प्रथम अर्थशास्त्र पुस्तक देने वाले और विदेशी आक्रांता सिकंदर को पराभूत करने की गाथा सुनाता है। बुद्ध और महावीर के ज्ञान और दर्शन का केंद्र रहा था ये विश्वविद्यालय जो आज खंडर के रूप में हमारे सामने खड़ा है। नालंदा खगोल शास्त्र का एक उन्नत अध्ययन केंद्र भी था जहाँ के कुलपति आर्यभट्ट हुआ करते थे। 800 वर्ष से अधिक समय तक संसार को ज्ञान का पाठ पढ़ाने वाला नालंदा स्वयं निर्माण और विध्वंस की कहानी कह रहा है। G20 में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर संसार एक मत हुआ है जिसमें एक मुद्दा आतंकवाद भी है। नालंदा का ये विराट स्वरूप भी आतंकवाद का शिकार हुआ था। आताताई बख्तियार खिलजी ने हजारों हंसते मुस्कुराते छात्रों और शिक्षकों की निर्मम हत्या कर दी थी। महासमृद्ध पुस्तकालय को आग लगा दी थी। कहते हैं वो पुस्तकालय 6 महीनों तक लगातार जलता रहा। खिलजी के आतंकवाद ने ज्ञान, विज्ञान, दर्शन और आध्यात्म सब कुछ मिटा डाला था। भारत ने G20 के माध्यम से संसार को एक परिवार होने का संदेश दिया है। भारत के गौरव, वैभव और विरासत के दर्शन कराए हैं। वसुधैव कुटुंबकम की गूंज के साथ भविष्य के निर्माण के लिए हृदय के तार जोड़ने की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। एक मत होकर संसार भी मान रहा है कि यही युग का आह्वान है। भारत की G20 की सफल अध्यक्षता के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक क्रिस्टलिना जॉर्जिवा ने बधाई दी है। आइए सुनते हैं उन्होंने अपने बधाई संदेश में क्या कहा। One Earth, one family, one future. Under this motto, the Indian presidency of G20 united all to address the global challenges in front of us. Climate change and how more financing can go to emerging markets and developing economies, more private sector engagement to come to bear. Debt sustainability, with debt levels going so high, India, together with us, the IMF and the World Bank, created the Global Sovereign Debt Roundtable, bringing traditional new creditors, private sector, and the debtor countries to find solutions for faster resolution of debt problems. Crypto assets and how regulation can be put in place. We contributed to a roadmap so over the next months progress can be made in that area. Digitalization, India leads on the most important transformational force today.
we also saw India genuinely bringing more the voice of developing countries to the table. The African Union is now a member of G20, and India supported the multilateral development banks to come closer together, get more capacity to serve their members, and also us, the IMF, to expand our capacity to lend to vulnerable emerging market economies, and in particular to low-income countries. We take this discussion forward in our annual meetings. Today, I want to say bravo to India. Namaste. आप सुन रहे थे IMF की प्रबंध निदेशक क्रिस्टिना जॉर्जिवा का संदेश। बढ़ते हैं आगे और भारत की अध्यक्षता में G20 सम्मेलन समाप्त हो गया है, लेकिन इस सम्मेलन का वेन्यू भारत मंडपम सम्मेलन में शामिल होने वाले राष्ट्राध्यक्षों, प्रतिनिधियों और अन्य मेहमानों को हमेशा याद रहेगा। भारत मंडपम को एक्सप्लोर किया हमारे संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता ने। देश की राजधानी का भारत मंडपम, वो स्थान जहां पर 20 महाशक्तियों का महाकुंभ आयोजित किया गया। इसमें वसुधैव कुटुंबकम के आधार पर 3 सत्र आयोजित किए गए, जिसमें कई गंभीर चर्चाएं हुई और जिसके दूरगामी परिणाम आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। लेकिन इस भारत मंडपम में जो प्रतिनिधि आए, जो 20 कंट्रियों के मेहमान के साथ साथ पूरी दुनिया से लोग आए हैं, उन्होंने यहाँ पर भारत की संस्कृति, सभ्यता की वो झलक देखी है जो उनके जीवन में आने वाले समय में अविस्मरणीय होने वाला है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं भारत मंडपम की खूबसूरती की छटा कि किस तरह से भारत मंडपम को अन्य मेहमानों के लिए सजाया गया है और क्या क्या यहाँ पर विशेषताएं हैं। भारत मंडपम की खूबसूरती अपने आप में इस वक्त अद्भुत है। इस समय हम उस रास्ते पर चल रहे हैं जहां पर जिसे एंट्री पॉइंट कहा जा सकता है, यानी कि प्रवेश का द्वार इसको बोला जा सकता है। और मेरे अगर देखेंगे साथ में इस तरह की वॉल्स हैं जहां पर भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता की झलक आपने को देखने को मिल सकती है। G20 के लोगों के साथ भारत 2023 इंडिया और वसुधैव कुटुंबकम और साथ में जो हमारे सत्र आयोजित किए गए वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, जो भारत का मूल मंत्र भी है, यानी कि पूरी दुनिया हमारे परिवार की तरह है, उसके लोगों के साथ यहाँ पर समाहित किया गया है। और इसके साथ भारत की खूबसूरती, भारत के नृत्य, भारत की संस्कृति की छटा इन वॉल्स में आपको देखने को मिलेगी। और देखिए एक डेलीगेशन सामने से अभी आ रहा है। ये डेलीगेशन G20 के समिट में इस समय उपस्थित था। पिछले 2 दिनों से ये मेहमानों ने बहुत करीब से न सिर्फ भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता को महसूस किया, बल्कि वो तस्वीर को ये लेकर आगे भी बढ़ेंगे। और कहा यह भी जा रहा है कि जो मैसेज भारत देना चाहता था वो वास्तव में ये विदेशी जो मेहमान हमारे यहाँ पर इस भारत मंडपम में आए हैं वो अपने दिल में इसको लेके जाएंगे। मंडपम के हॉल नंबर 5 के ग्राउंड फ्लोर पे हम इस वक्त हैं और इस मंडपम में जब आप आएंगे तो आपको जितने भी एंट्री द्वार यहाँ पर मिलेंगे उससे सटी हुई वॉल में भारत की खूबसूरत संस्कृति और सभ्यता के साथ साथ भारत की सुंदर तस्वीरों को भी दिखाया गया है। पूरे वॉल पे वॉल पेंटिंग के साथ साथ डिस्प्ले हैं जहां पर समय समय पर
अलग अलग थीम के साथ वहां पर नई नई आकृति उकेर के आती है, जो यहाँ पर आए हुए अतिथियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है। भारत लोकतंत्र की जननी है, इसको पूरी दुनिया स्वीकार करता है और इस मंडपम के हॉल नंबर 5 के ग्राउंड फ्लोर पे कई डिस्प्ले लगाए गए हैं, जहां पर आपको लोकतंत्र से जुड़ी हुई कई जानकारियां मिल सकती हैं। डिस्प्ले पर बाकायदा मेन्यू का बटन है, वहां पर आपको पुश करना है और उसके बाद उससे जुड़ी हुई जानकारी आ सकती है। भारत के धर्म, भारत की सभ्यता, भारत की संस्कृति के साथ साथ भारत के पशु पक्षियों की जानकारी के साथ साथ भारत के संविधान और लोकतंत्र से जुड़ी हुई जानकारियां भी यहाँ पर जो डिस्प्ले लगे हुए हैं वहां पर आसानी से मिल सकती हैं, जो यहाँ पर आए हुए अतिथियों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया सेंटर पर इस तरह के डिस्प्ले आपको आसानी से दिख सकते हैं, जहां पर भारत के लोकतंत्र से जुड़ी हुई कई जानकारियां यहाँ पर जो विदेशी मेहमान हैं उनको देखने को मिल सकती है। यहाँ पर बाकायदा भाषा का चयन कर सकते हैं, जिसमें काफी सारी भाषाओं को लिया गया है। इंग्लिश, हिंदी के अलावा पोर्तुगीज, फ्रांस के अलावा बहुत सारी विदेशी भाषाओं का चयन किया गया है। इसके अलावा अगर विषय पे जाएंगे तो विषय पे 1 से लेकर 26 विषय यहाँ पर डिस्प्ले पे दिए गए हैं। मान लीजिए आप 11 नंबर का विषय चुनते हैं तो 11 नंबर के विषय पे आपको राजा प्रजा की सेवा में किस तरह से इस तरह की जानकारियां आपको मिल सकती हैं। इसके अलावा विषय पे अगर आप जाते हैं और आखिरी विषय देखते हैं 26, तो भारत में चुनाव किस काल में हुए, किस ईयर में 1951, 52 और 2019 के आम चुनावों की तुलनात्मक प्रस्तुति को भी दर्शाया गया है। और बाकायदा डिस्प्ले के बाद यहाँ पर जो है वॉइस में भी इसकी पूरी प्रस्तुति दी जाती है। तो कुल मिलाकर इस तरह के डिस्प्ले आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। समानता की भावना का प्रसार, जिसमें किस तरह से हमारे संस्कृति और सभ्यता को प्रसारित करने का प्रयास किया गया है। कई सारे विषयों को यहाँ पर चयनित किया गया है। जन भागीदारी किस तरह की हो उसकी भी चर्चा की गई है। इसके अलावा आप देखिए जनता का नेता कैसा हो और किस तरह से प्राचीन काल में जनता अपने नेता को चुनती थी। इस तरह की कई जानकारी लोकतांत्रिक धरोहर को मजबूत करने के लिए और समृद्ध करने के लिए इस तरह के डिस्प्ले में दर्शाए गए हैं। हम इस वक्त मंडपम के हॉल नंबर 5 के इंटरनेशनल मीडिया सेंटर में हैं। ये वो स्थान है जो हम जैसे सभी पत्रकार, चाहे वो देश से हैं चाहे विदेश से हैं, पूरी दुनिया के जो पत्रकार हैं वहाँ पर G20 समिट के दौरान की कवरेज कर यहाँ पर बैठकर अपनी स्टोरियों को फाइल करते हैं और अपने अपने देश में उन स्टोरियों को भेजते हैं। इस इंटरनेशनल मीडिया सेंटर्स पर अगर सुविधाओं की बात करें तो बहुत सारी सुविधाएं हैं। बाकायदा कुर्सी के साथ साथ कंप्यूटर भी प्रोवाइड किए गए हैं, जिससे सभी पत्रकार अपनी स्टोरियों को फाइल करने के लिए बैठ सकें और अपनी स्टोरियों को फाइल कर सकें। कुल मिला के एक बेहतर व्यवस्था के साथ G20 समिट में इस इंटरनेशनल मीडिया सेंटर्स को बनाया गया है। भारत मंडपम का हॉल नंबर 3 इस समय यहाँ पर लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस हॉल की खासियत है यहाँ पर भारत की संस्कृति, सभ्यता को पूरी तरह से शोकेस किया गया है, क्योंकि यहाँ पर है हैंडीक्राफ्ट मार्केट, जहाँ पर जो प्रतिनिधि देश के लोग आए हैं, जो डेलीगेट्स आए हैं, लगातार यहाँ पर हैंडीक्राफ्ट मार्केट से न सिर्फ रूबरू हो रहे हैं बल्कि भारत की संस्कृति और सभ्यता को बहुत करीब से महसूस कर रहे हैं। अगर राज्यों की बात करें तो चाहे कर्नाटका हो, केरला हो, नॉर्थ ईस्ट हो, पंजाब, हरियाणा, गुजरात या उत्तर प्रदेश, हर जगह की बेहतरीन हैंडीक्राफ्ट के नमूने आपको इस पवेलियन में मिल सकते हैं देखने को। और जो यहाँ पर जो मेहमान हैं उनको न सिर्फ भारत की उस संस्कृति को महसूस करने का मौका मिल रहा है, बल्कि यहाँ की संस्कृति सभ्यता को अपने स्मरण में आगे ले जाने का भी मौका है। क्योंकि G20 के समिट से जो वसुधैव कुटुंबकम की परिकल्पना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है और जो हमारा वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर के आधार पर हमने 3 सेशन आयोजित किए, जिसमें गंभीर मंथन हुआ, जिसका असर आने वाले समय में G20 कंट्री को विकास के रास्ते पर ले जाने में मददगार साबित होगा। और एक वहीं दूसरी तस्वीर
पूरी दुनिया भर के जो प्रतिनिधि आए हैं भारत में, वो भारत की संस्कृति और सभ्यता को भी अपने हृदय में लेकर जाएंगे। कैमरामैन कमलजीत रेखी के साथ अमरेंद्र गुप्ता, संसद टीवी, दिल्ली। G20 शिखर सम्मेलन की सफलता से वैश्विक मंच पर भारत का कद बहुत बढ़ गया है। कुछ लोग इसे भारत के उदय से जोड़कर देख रहे हैं। हम G20 की तस्वीरों के माध्यम से भारत उदय को समझने का प्रयास करते हैं। G20 एक ऐसा मौका जिसने भारत के प्राचीन गौरव को दुनिया के सामने रखने का काम किया है। सभा मंडपम के रूप में सभा स्थल हो, परिसर में रखा महाकाय शंख हो, या फिर मंडपम के ठीक आगे भगवान शिव के नटराज रूप की विशाल प्रतिमा। सभी में भारत की मनोरम छवि प्रतिबिंबित होती दिखती है। G20 सम्मेलन के पहले दिन जब देश के प्रधानमंत्री ने दुनिया के राष्ट्राध्यक्षों का स्वयं खड़े होकर स्वागत किया, तो एक बार फिर भारत का इतिहास, देश की महान संस्कृति, अद्भुत कला शिल्प, सब कुछ दुनिया के सामने था। अमेरिका, जर्मनी, जापान, इंडोनेशिया, एक एक करके दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों के प्रमुख आते गए और देश के प्रधानमंत्री से मिलते हुए इतिहास के स्वर्णिम क्षणों के गवाह बनते गए। ये सब कुछ जिस एक प्रतीक के रूप में। तो इस वैश्विक सम्मेलन में आपने देखा कि किस तरीके से भारत उदय की एक तस्वीर नजर आ रही है। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं खेल जगत की। एशिया कप 2023 में लगातार भारत और पाकिस्तान पर बारिश हावी होती दिख रही है। टूर्नामेंट में दोनों टीमों के बीच दूसरा मैच रविवार को कोलंबो में खेला गया, लेकिन एक बार फिर बारिश के कारण मुकाबला पूरा नहीं हो सका। टॉस हारकर पहले बैटिंग करने उतरी भारतीय टीम 24 ओवर 1 बॉल पर ही खेल सकी और बारिश आ गई, जिसके चलते मैच को रोक दिया गया। तेज बारिश के कारण रविवार को मैच पूरा नहीं हो सका। एशिया कप 2023 में फाइनल और इस भारत पाकिस्तान मैच के लिए एक रिजर्व डे भी रखा गया है। ऐसे में अब इस मैच को रिजर्व डे में यानी आज पूरा किया जाएगा। मुकाबले की बात करें तो टॉस जीतकर पाकिस्तान का पहले गेंदबाजी का फैसला उस वक्त गलत साबित हुआ जब रोहित शर्मा और शुभमन गिल की ओपनिंग जोड़ी ने टॉप गियर में बल्लेबाजी शुरू कर दी। शुभमन गिल ने 37 गेंदों में तो रोहित शर्मा ने 42 गेंदों में अपनी 50 पूरी कर ली। दोनों के बीच पहले विकेट के लिए 16.4 ओवर में 121 रन की साझेदारी हुई, मगर 2 ओवर के भीतर रोहित और शुभमन गिल दोनों पवेलियन लौट गए। इसके बाद विराट कोहली 8 रन पर और केएल राहुल 17 रन पर उन्होंने मोर्चा संभाला। 24 ओवर 1 बॉल में भारत का स्कोर जब 2 विकेट पर 147 रन था, तभी मैच रोकना पड़ा। अब बात करते हैं आज के दिन से जुड़े इतिहास की और जानते हैं आज के दिन से जुड़ी घटनाओं के बारे में। 30 वर्ष का ज्योतिपुंज था, ज्ञान पुष्प का सुरभि कुंज था, मस्तक पर थी अरुणिम रेखा, चकित रह गया जिसने देखा। शब्द सुदर्शन धारी था वो, देवदूत अवतारी था वो। ये पंक्तियां सटीक वर्णन करती हैं महान संत और विचारक स्वामी विवेकानंद की। 11 सितंबर साल 1893 को विश्व धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका के शिकागो में ऐतिहासिक भाषण दिया। उनका यह अभूतपूर्व भाषण था कट्टरता, सहिष्णुता और सभी धर्मों में निहित सच्चाई पर आधारित। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों कहकर की। विवेकानंद रामकृष्ण मिशन के संस्थापक संत रामकृष्ण के शिष्य थे। उनका वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। स्वामी विवेकानंद का प्रसिद्ध नारा था उत्तिष्ठित जागृत प्राप्य वरान्य बोधत, यानी उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। साहित्य, दर्शन और इतिहास के प्रकांड विद्वान स्वामी विवेकानंद के इन विचारों ने न जाने कितने लोगों के जीवन को शक्ति और आत्मविश्वास से भर दिया। धर्म संसद में उनके भाषण के बाद 2 मिनट तक आर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ शिकागो तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजता रहा। 11 सितंबर साल 2001 को अमेरिका पर सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ।
जिसे 9/11 के नाम से जाना जाता है। इस हमले में अलकायदा से जुड़े 19 आतंकवादियों ने 4 हवाई जहाजों का अपहरण किया। इस हमले में आतंकवादियों ने विमानों को हथियारों में बदल दिया था। आतंकवादियों ने 2 विमानों से वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ट्विन टावर्स को उड़ा दिया, जिससे देखते ही देखते दोनों टावर पल भर में ढह गए। तीसरा विमान वॉशिंगटन डीसी से थोड़ी दूर स्थित अमेरिकी रक्षा विभाग के मुख्यालय पेंटागन से टकराया। चौथे जहाज के यात्रियों के साहसिक कदम की वजह से विमान पेंसिल्वेनिया के मैदानों में क्रैश हो गया। इस हमले में लगभग 3000 लोग मारे गए और हजारों घायल हुए। अब वक्त हो चला है आपसे इजाजत लेने का, लेकिन जाने से पहले एक जरूरी बात। आप हमारे विशेष कार्यक्रम सुप्रभात को संसद टीवी के YouTube चैनल पर देखना ना भूलें। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।